मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं। ये जो पास पेपर आपके सामने है ये फेडरल बोर्ड का है। अगर आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो आप भी इसे देख सकते हैं क्योंकि कंटेंट सेम ही है। हमने इसके जो हमने 2024 का पास पेपर स्टार्ट किया हुआ है क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी का, इसके एमसीक्यूज कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इन डिटेल, ये डन है पिछली वीडियो में। और नेक्स्ट आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन ऑफ स्पर्म काउंट। अब जो फेडरल बोर्ड की पास पेपर मेरे पास सोल्व है, इसके अंदर जो सोल्व किया हुआ है इसको लिखा हुआ है न्यू बार चैम्बर के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको न्यू बार चैम्बर के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पर्म काउंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है और कैलकुलेशन क्या है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर तो आपको पेपर में पूछा जाता है रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और कैलकुलेशन, ये तीन चीजें पूछी हुई हैं। इन तीन चीजों के अलावा आप जो मर्जी लिख दो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने सवाल अच्छी तरह देख लेना है कि आपको पेपर में पूछा क्या हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्म्स काउंट होता क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 15 मिलियन या 15 मिलियन से ज्यादा पर ml अगर स्पर्म्स हों तो ये नॉर्मल है। मेल के अंदर चेक करते हैं, एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट देखना है कि क्या फर्टिलिटी है, नॉर्मल है, क्या स्पर्म्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, और अगर फर्टिलिटी नहीं है तो इसकी कॉज क्या है, डायग्नोसिस करना है आपने। रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने पेशेंट को एक स्टीराइल कंटेनर देना है जिस तरह हम यूरिन एनालिसिस के लिए देते हैं, इसी तरह सीमन एनालिसिस के लिए भी आपने देना है स्टीराइल कंटेनर जिसका जो माउथ है वो वाइड हो, लुब्रिकेंट से अवॉइड करना है। जब सैंपल ले मरीज तो आपने उन्हें कहना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर लैब में पहुंचाएं। अगर तो कहीं दूर से सैंपल आ रहा है तो पेशेंट को आपने गाइड करना है कि जो इसका टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही मैनेज करना है, इसी तरह आपने ट्रांसपोर्ट करवाना है। लैब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपने एनालिसिस को परफॉर्म करना है? माइक्रोस्कोप, न्यूबार चैम्बर, डाइल्यूटिंग फ्लूइड होना चाहिए आपके पास, पाइपेट, ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप। पेशेंट को आपने पहले ही समझाना है कि जब आपने सैंपल लेना है स्टीराइल कंटेनर में लेना है, किसी भी किस्म की कंटामिनेशन से अवॉइड करना है, एज सुन एज पॉसिबल लैब में पहुंचाना, हैंड वॉश करने हैं। अगर आप समझते हैं कि स्टीराइल कंटेनर में सैंपल नहीं आया तो आपने उसको एनालिसिस नहीं करना। इनिशियल एग्जामिनेशन आपने कैसे करनी है, जब सैंपल आपको मिलेगा आपने उसकी कलर, विस्कोसिटी और वॉल्यूम चेक करना है। नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होंगी, आपको वॉल्यूम जो है 1.5 से 5 ml नॉर्मल है, कलर वाइटिश ग्रे नॉर्मल है। लिक्विफेक्शन होता है विस्कस से थिक से थोड़ा सा थिन या लिक्विफाइड टेक्सचर में आ जाना। सीमन को 20 से 30 मिनट लगते हैं लिक्विफाई होने में। अगर वो नहीं होता तो ये इंडिकेट करता है किसी किस्म के प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू है। समटाइम प्रोस्टेटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से भी लिक्विफाई नहीं होता, तो एक इशू तो यहीं से पता चल जाता है। डाइल्यूशन, आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ ये न्यू बार चैम्बर वाला है। अगर आप अपनी लैब में नॉर्मल परफॉर्म करते हैं सिंपल स्लाइड मेथड से तो उसमें हम कोई डाइल्यूशन यूज नहीं करते, क्योंकि ये न्यू बार वाला मेथड है न्यू बार चैम्बर के थ्रू, तो इसमें हम डाइल्यूशन यूज करते हैं। इसका मकसद होता है फर्म्स की कंसंट्रेशन को बहुत कम कर देना, क्लम्पिंग खत्म कर देना, और ये काउंटिंग में आसानी करता है। 50 माइक्रोलीटर सीमन सैंपल लेना है और उसको 950 माइक्रोलीटर डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करना है। 50 माइक्रोलीटर सीमन सैंपल, 950 डाइल्यूटिंग फ्लूइड।
अब आप जब इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है वो बन जाएगा 1000 माइक्रोलीटर का। ठीक है, 50 सीमन, 950 डाइल्यूटिंग फ्लूइड, टोटल वॉल्यूम बनेगा हमारे पास 1000 माइक्रोलीटर का। तो ये डाइल्यूशन बनेगी 1:20 की। 1 जो रेशो है वो हमारे पास सीमन है और 20 हमारे पास डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। आपने इसको मिक्स करना है। अब ये हमारे पास सैंपल रेडी हुआ है डाइल्यूशन के बाद, जिसको हमने न्यू बार चैम्बर के अंदर लोड करना है। ठीक है, ये न्यू बार चैम्बर है, ये एक इस तरह की स्पेशलाइज्ड स्लाइड है। हम इसको यूज करते हैं, हम इसको हिमोसाइटोमीटर भी कहते हैं, स्पेशलाइज्ड। इसको स्पर्म काउंट के लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट के लिए यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन माइक्रोस्कोप। ये मैनुअल है। हमने न्यू बार चैम्बर के साइड पे सैंपल लोड करना है और कवर स्लिप रख देनी है। सैंपल खुद ही कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता हुआ आगे को चला जाएगा। आपने सैंपल को लोड करके 2-3 मिनट इंतजार करना है कि सैंपल एडजस्ट हो जाए। फिर जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा, इस तरह के आपको बॉक्सेस नजर आएंगे। आपने सबसे पहले चैम्बर को एडजस्ट करना है माइक्रोस्कोप में कि आप टॉप कॉर्नर पे आ जाएं। यहाँ पे फाइव आपने टोटल 5 बॉक्सेस पूरे न्यू बार चैम्बर में काउंट करने हैं। ठीक है, देखें, टॉप कॉर्नर पे आए तो आपने पहला ये सेक्शन देखना है। एक आपने फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, स्पर्म काउंट जब करने हैं तो टॉप और लेफ्ट बॉर्डर को काउंट करेंगे, राइट और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। टॉप और लेफ्ट को काउंट करेंगे, राइट और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे थर्ड बॉक्स के ऊपर। टॉप और लेफ्ट को काउंट करेंगे, राइट और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। फिर आ जाता है फोर्थ, टॉप और लेफ्ट को काउंट करेंगे, राइट और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। फिफ्थ ब्लॉक देखें, टॉप और लेफ्ट को काउंट करेंगे, राइट और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो डबल काउंट ना हो जाए, सिंगल ही काउंट रखें। ठीक है, हमने एक न्यूबार चैम्बर के अंदर ऑलमोस्ट 50 जो स्पर्म्स हैं उनको काउंट करना है। सॉरी, एक न्यूबार चैम्बर के अंदर हमने 5 बॉक्सेस को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम काउंटिंग करें तो इस चीज का ख्याल रखना है कि टॉप और लेफ्ट बॉर्डर्स को काउंट करें, बॉटम और राइट जो बॉर्डर्स हैं उनको काउंट नहीं करें। टोटल 5 बॉक्सेस काउंट किए। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है स्पर्म कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पर्म्स काउंटेड। सपोज हमारे जो नंबर ऑफ स्पर्म्स आए हैं वो आए हैं 20। 20 मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर है हमारा 20। मैंने आपको बताया था हमने 1:20 की बनाई है डाइल्यूशन। 1 रेशो ह्यूमन है और 20 जो है रेशो वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। तो ये 20 की रेशो है, डाइल्यूशन फैक्टर जो हमारा वो 20 है। तो हमने सीमन जो हमारा स्पर्म काउंट 20 आया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया डाइल्यूशन फैक्टर से। 1000 जो है ये कांस्टेंट है और हमने कितने नंबर ऑफ पेयर्स काउंट किए हैं, हमने काउंट किए हैं 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देना। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई, जो 1000 वैल्यू है ये कांस्टेंट है। न्यू पार्ट टेबल में हमने बहुत बहुत काउंटिंग की। ये तकरीबन बनते हैं, अगर हम न्यू बार चैम्बर के हिसाब से लगाए ना हिसाब, तो 0.001 ml। तो फिर हमने इसको 1000 अप्लाई किया।
मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि सपोज हमने जब काउंट किए तो 20 स्पम्स है, ठीक है, तो हमने डायमेंशन फैक्टर भी बनाया 20 का, 20 मल्टीप्लाई 20,000 हमारा कांस्टेंट है, और हमने 5 नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट किए तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। आपको फाइंडिंग्स क्या मिल सकते हैं, या तो आपको जो है वो नॉर्मल स्पर्म काउंट मिल सकता है, ठीक है, 15 मिलियन पर एमएल बराबर या इससे ज्यादा हो तो ये नॉर्मल है। उसके बाद एक कंडीशन है कि 15 मिलियन से कम स्पर्म्स हों तो ये है ओलिगोस्पर्मिया। और एक कंडीशन है कि आपको कोई स्पर्म्स दिखे ही ना, मेल में बिल्कुल इनफर्टिलिटी है तो ऐसी टर्म्स आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आनी चाहिए। उसमें पहली है एजोस्पर्मिया की कोई भी स्पर्म आपको नजर ही नहीं आ रहा स्लाइड में, बिल्कुल एब्सेंस है स्पर्म की। दूसरी कंडीशन है ओलिगोस्पर्मिया, के स्पर्म काउंट जो है वो है तो सही, स्पर्म नजर तो आ रहे हैं लेकिन नॉर्मल से कम है। एक है एस्थीनोजोस्पर्मिया, एस्थीनोजोस्पर्मिया है कि स्पर्म का नंबर भी कम है और मोर्टेलिटी भी कम है, हरकत भी कम है। नेक्स्ट है टेराटोजोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की शेप एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल स्पर्म शेप इज टेराटोजोस्पर्मिया। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, एक बहुत कॉमन वेरिकोसिल, और कोई भी इंफेक्शन लाइफस्टाइल में अगर स्मोकिंग बहुत है ज्यादा, अल्कोहल, ड्रग्स, हीट एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, तो इस वजह से स्पर्म काउंट पे इफेक्ट हो सकता है। आई होप सो आप समझ आ